my YouTube channel Study Shubhet Prati 2, and in today's video we are going to continue our 6 minutes political science series for B Honors Political Science students onto my channel. This video is for semester 2 students. Comparative politics जो आपका core paper है यानी कि CGP, ठीक है, वो हम यहाँ पे cover करने वाले हैं. I think it's CCP, comparative politics और comparative government politics. This paper is actually not that difficult जिस तरीके से स्टार्टिंग में लगता है, because up to semester 1 आप लोगों ने जनरली देखा होगा you did थ्योरी कर लिया, आपने आइडियाज इन इंस्टीट्यूशन किया था, एक कॉलोनियलिज्म वाला पेपर आया था. Comparative politics is actually one of the branch or one of the part of this particular discipline of a political science. You are familiar with the theory, you are familiar with other parts or IR like, but you are not familiar with comparative politics. So I'm going to make it pretty simple for you all, but before initiating our today's video, let me tell you this is chapter 1 और चैप्टर 1 है अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. इसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. आई ऑल्सो प्रोवाइड लाइव क्लासेस टू माई स्टूडेंट्स मेरे क्रैश कोर्स में. इनफैक्ट क्रैश कोर्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं यू कैन ज्वाइन माई कोर्स. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करनी है क्योंकि ये डिसिप्लिन आप पहली बार अपने सिलेबस में कर रहे हैं. पहले हम इसे सिंपल तरीके से समझेंगे. मैंने इस एंटायर चैप्टर को सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वैसे ज़रूरत नहीं थी. इट्स जस्ट दैट व्हेन आई वाज राइटिंग द एंटायर मटेरियल, ये मेरे एक बोर्ड के सेशन में ही आ रहा था. आई थॉट दैट किसी पार्ट्स बना देते हैं एंड ऑल्सो थोड़ा छोटा हो जाएगा तो आप लोगों को एक रिटेन टाइम मिल जाएगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस. तो पहले समझते हैं कंपैरेटिव. द वर्ड इन इटसेल्फ ह्यूमन नेचर है कंपेयर करने का, और ये पॉलिटिकल साइंस में एक ब्रांच है. उससे मतलब है हम क्रिटिकली और कंस्ट्रक्टिवली कंपेयर करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट सिस्टम को एंड मैनी अदर फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो नेचर एंड स्कोप ऑफ सीपी से क्या मतलब है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये फोकस करता है कंपैरेटिव का, क्योंकि मतलब ये नहीं है कि 2 सिस्टम के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है. दिस इज ऑल्सो अबाउट ये एंटायर जो सिस्टम है वो काम कैसे करता है. सो हाउ दे वर्क एंड नॉट जस्ट similarities or differences. Now we all know मिलिट्री का काम बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना है और देश की रक्षा करना है. बट बिसाइड दिस ये ऑर्गेनाइज कैसे होती है, इनका हेड ऑफिस कौन सा होता है, हेड ऑफिसर कौन सा होता है, फिर उसके नीचे हायरार्की ये लोग कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, किस पोस्ट पे किसका क्या काम है. Why American military and we can say European militaries are different, why European and Indian militaries are different. So this is more about, जब हम similarities और differences पे आएंगे उससे पहले हम इंडिविजुअली उनकी स्टडी करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं. Now नेचर की बात करें तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, दिस कंपेयर नॉट ओनली नेशनल सिस्टम्स, ये सब नेशनल, सुपर नेशनल, इंडिविजुअल पॉलिटिकल सिस्टम को भी कंपेयर करता है. जैसे कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है, और हम बात करते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में मिलिट्री का. हमें ये तो पता है कि मिलिट्री का काम जो है वो गार्ड करना है कंट्री को, बॉर्डर्स को गार्ड करना है. बट इफ वी आस्क द क्वेश्चन, कहीं ना कहीं किसी कंट्री का, पर्टिकुलर कंट्री में अगर वो मिलिट्री एग्जिस्ट करती है तो वहाँ के पार्लियामेंट्री सिस्टम कहीं ना कहीं उस चीज़ को इम्पैक्ट करते हैं. ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उनके डिसीजंस और फंक्शंस वहाँ के एंटायर सिटीजन्स को इम्पैक्ट करेंगे और उनके काम को इम्पैक्ट करेंगे. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर. Now there are 3 traditions for which we follow comparative politics में. One is, पहले हम सिंगल कंट्री को या फिर उसके एक सिस्टम को एनालाइज करते हैं. दूसरा, क्या मेथड यूज करना है उसको एनालाइज करने के लिए, प्रॉपर वे, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्टिव हम बोल सकते हैं एनालिसिस करना है रादर देन जस्ट लाइक दैट. एंड थर्ड है हमारा एनालिटिकल ट्रेडिशन, उससे हमने डेटा क्या निकाला और एट द एंड सम अप क्या हो रहा है इसका. स्कोप, बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज किया जाता है यूरोसेंट्रिज्म. ये आपको वर्ड एंटायर आपके पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में सुनने को बहुत बार मिलेगा. वी आर डूइंग सीजीपी पेपर. इनफैक्ट अभी जब आप आगे करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि IR में मेनी अदर पेपर्स आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस टर्म यूरोसेंट्रिज्म. इससे मतलब क्या है,
entire thing actually surrounded we can say around Europe. So they are focusing on कि यूरोप के इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करते हैं, वहाँ की पार्लियामेंट कैसे काम करते हैं, वहाँ के सिस्टम एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है. अगेन वी आर मोर एम्फसाइजिंग ऑन टू द इंस्टीट्यूशंस एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यूरोप. तो इस कॉन्सेप्ट को यूरोसेंट्रिज्म बोलते हैं. तो इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है बिकॉज दे आर नॉट कंसिडरिंग एनी अदर पार्ट. एशिया हो गया, हमारा अफ्रीका हो गया, एंड बाकी जो पार्ट है उनके सिस्टम को यहाँ पे कंसिडरेशन में ही नहीं लिया जा रहा है. एंड हाउ आई कैन से दैट आई टीच द बेस्ट, जब मैं सेम बात अपने मुंह से बोल रही हूँ. अनटिल अनलेस कोई सामने वाला जिसने 10 टीचर से पढ़ा हो वो जाकर ये कंक्लूड करेगा ना दैट आई टीच बेटर. मैं अपने मुंह से तो अपनी तारीफ नहीं कर सकती, और यूरोसेंट्रिज्म में अपने मुंह से अपनी तारीफ होती आ रही है बहुत सालों से. अब बात करते हैं, दे जस्ट टॉक अबाउट कि सिलेक्शन बियस होना चाहिए, एंड ये बिहेवियरल अप्रोच पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं. मतलब ये लोग बाकी सिस्टम को एनालाइज क्यों नहीं करते, बिकॉज दे थिंक दैट कि बाकी सारे सिस्टम इतने मेच्योर नहीं है लाइक द वे यूरोपियन सिस्टम मेच्योर है, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन मेच्योर है. सो दे जस्ट डोंट गो फॉर इट. एंड इनके अकॉर्डिंग ये सिर्फ जो एशिया अफ्रीका जैसी कंट्रीज हो गई, ये मतलब इनकी कंट्रीज हो गई, एशिया अफ्रीका में जो कंट्रीज आती हैं, दे जस्ट टॉक अबाउट द बियसेस. उनके सिस्टम्स में इमेच्योरिटी इतनी ज़्यादा है, वो बिहेवियरल अप्रोच पे इतना फोकस करते हैं दैट दे फॉरगेट द अदर एस्पेक्ट. बिहेवियरल अप्रोच से क्या मतलब है, ये ट्रेडिशनल वे ऑफ कंपैरिजन पॉलिटिक्स आप बोल सकते हो, जिसमें जनरल चीज़ है जैसे कि पार्लियामेंट के काम कैसे सिटीजन को इम्पैक्ट करते हैं. बट नाउ डेज वी कैन नॉट जस्ट से दैट कि एक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है कहीं के पॉलिटिकल सिस्टम को. वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का सोशोलॉजी कैसी है, वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे सिक्योरिटी लोगों को कैसे मिल रही है. ऑल दीज फैक्टर्स, इनफैक्ट बहुत सारे फैक्टर्स जो मैंने अभी मेंशन भी नहीं किए, इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एरिया में पॉलिटिकल सिस्टम को शेप करने में. सो नीड फॉर सीपी, व्हाई वी नीड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. सी बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत है ताकि कंस्ट्रक्टिवली और एक अच्छे तरीके से हम एनालिसिस कर पाए, ताकि हम कंक्लूजन पे पहुंच सकें. सो देयर आर 4 मेथड्स ऑफ कंपैरिजन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड: कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड प्रेडिक्शन. ना अब आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एक एग्जाम्पल, जैसे कि आपको एक बिजनेस शुरू करना है, ठीक है. अदरवाइज आपने अभी अप्रैल का महीना आ चुका है, आई एम रिकॉर्डिंग दिस इन 2024 ऑफ अप्रैल. तो अप्रैल के महीने में स्टूडेंट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के मई से एग्जाम है, तो आपने अप्रैल से प्लान किया अभी बहुत हो गया, आई नीड टू स्टडी. सो द वेरी फर्स्ट टाइम जो आपका स्टेप होगा, हम उसको कंटेक्चुअल डिस्क्रिप्शन में लेते हैं. Please students, don't write this example into your answer writing because this is not at all suitable. I will be giving another complex example that would be more suited to your topic. तो contextual description में क्या है, ये हमें समझने में मदद करता है कि किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है. इंडिविजुअल यानी कि स्टडी की जा रही है यहाँ पे. सेकेंडली ये डिस्क्राइब करता है पॉलिटिकल फेनोमेना इन स्पेसिफिक कंट्रीज. इंडिया में पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है, पाकिस्तान में पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है. अभी हम कंपैरिजन वाले स्टेप पे आए ही नहीं है. वी आर जस्ट टॉकिंग स्पेसिफिक कंट्री टू अंडरस्टैंड कि उनका पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो वर्क कैसे करता है. ये कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हमने उसका डिस्क्रिप्शन तैयार किया. सेकेंड हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन. इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. इसमें सिंप्लीफाई करेंगे हम जो और कैटेगराइज करेंगे फॉर ईजर ऑब्जर्वेशन. पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी करनी है. अब पॉलिटिकल सिस्टम में सिर्फ पार्लियामेंट तो आती नहीं है. पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो उसके बाद फिर उसके 2 चैम्बर्स होते हैं, एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया. एंड उससे नीचे जाएंगे तो हमें और डिफरेंट चैम्बर्स मिलेंगे, और ज़्यादा हमें डिसेंट्रलाइजेशन मिलेगा पावर्स का, या फिर आप बोल सकते हो सिस्टम्स डिवाइड होंगे. सो वी हैव टू स्टडी ऑल दिस. तो हम क्लासीफाई करेंगे लेटर ऑन. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई किया जाए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर. सेकेंड, दिस अलाउज ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज विद सम लेवल ऑफ सिमिलैरिटीज. अगर हम इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं, पार्लियामेंट को हमने क्रिटिसाइज करना है, यानी कि नॉट टू क्रिटिसाइज, एक्चुअली हमें उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से समझना है कि दोनों ही कंट्रीज में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है. हम और भी कंट्रीज का रेफरेंस ले सकते हैं. ये तो एशिया से 2 ले ली, हम अफ्रीका से कोई कंट्रीज उठा सकते हैं जहाँ पे पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है. हम यूरोप से ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं. नाउ वी विल सी दैट कि इन सारी कंट्रीज में लोकसभा, राज्यसभा, इन सब में क्या क्या सिमिलैरिटीज है.
फिर लेटर ऑन जो लोकल गवर्नमेंट पे जाते हैं, जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, वहां पे क्या है. सो दिस इज हाउ वी आर जस्ट क्लासिफाइंग इट टू इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक सिंपल सा लुक देने के लिए. एंड थर्ड, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज जब ये मैंने अपने बैच में करवाया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, आई रिमेंबर एटलीस्ट 3 दिन लगे थे उसको करवाने के लिए. तो दिस सीक्स टू अंडरस्टैंड फैक्टर्स एक्सप्लेनिंग क्लासिफाइड इन्फो, व्हाई वी पुट दोज थिंग्स इनटू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, क्या बेसिस है उसके वो. दूसरा, दिस इन्वॉल्व सर्चिंग फॉर फैक्टर्स टू बिल्ड अप द बेटर थ्योरीज. एक बात बताओ, हमने देखा कि एप्पल ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, एंड देन फिर ये ऑब्जर्व किया कि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है. एंड भी बहुत सारे हमारे ऐसे थ्योरीज है जो बिल्डअप हुए. स्टेट ज़रूरी है, मत्स्य न्याय वाला कॉन्सेप्ट हो गया. वी सी दैट कि इन एब्सेंस ऑफ अ स्टेट ह्यूमंस क्योंकि ग्रीडी होते हैं जनरली, ऑब्वियसली दे आर सोशल एनिमल, तो वो फिर एनिमल टर्न आउट हो जाते हैं अंटिल अनलेस एक पर्टिकुलर अथॉरिटी नहीं है उनको ऊपर से ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि उनको डिसिप्लिन करना ज़रूरी है. अगर नहीं करेंगे दे विल जस्ट बिकम टू ग्रीडी एंड एक दूसरे का हार्म करने लगेंगे. वी अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड देन दिस इज हाउ वी एक्चुअली गॉट अ बेटर थ्योरीज. तो कोई भी मैं आपको अभी मनगढ़ंत कहानी बता दूँ, उसका मुझे आपको बेस प्रोवाइड कराना होगा, राइट. एंड हम यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही तो नहीं है कि स्कॉलर साइंटिस्ट जिनकी बात ऐसी फेमस हो गई, दे प्रोवाइड सम काइंड ऑफ प्रूफ फॉर इट. एंड द लास्ट इज दैट, अगर हमने सही तरीके से किसी पर्टिकुलर कंट्री के सिस्टम को एनालाइज किया, फिर हमने वहाँ के सिस्टम्स को जो है कैटेगराइज किया, कैटेगराइज करने के बाद हमने अपना जो कंक्लूजन निकाला, उसकी बेटर थ्योरीज प्रिपेयर की, देन वी विल बी एबल टू प्रेडिक्ट बेटर फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री, राइट. जैसे कि इंडिया में अभी जो है बीजेपी गवर्नमेंट है 2024 में, अभी हमारे इलेक्शन होने वाले हैं जून के अराउंड. नाउ द पॉइंट इज दैट हमारे यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन वाले सारे लीडर्स जो है वो जेल जा रहे हैं. स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग एनीथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, यू आर नॉट सपोज टू साइड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी. हियर एज अ सिटीजन और एज अ स्टूडेंट आवर वर्क इज टू कंस्ट्रक्टिवली एनालाइज करो. हम किसी पार्टी से एसोसिएट हुई ना है जो हम किसी को फेवर करेंगे. सो हम देख रहे हैं ऑपोजिशन लीडर्स सारे जा रहे हैं. नाउ वन सिमिलैरिटी जो मुझे लगी थी वो 1975 के टाइम पे, खैर वो एक्सट्रीम केस था, अभी वो एक्सट्रीम केस नहीं आया है, होपफुली कभी आए भी ना. उस वक्त देखा था इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऑपोजिशन को जेल में डाला, कुछ भी उनके अगेंस्ट हो रहा है तो नहीं बोलने दे रहे हैं. अभी वैसी कंडीशन नहीं है, बट काइंड ऑफ देख रहे हैं मे भी इलेक्शन हो रहे हो, इसकी वजह से हो रहा हो. सो मेनी एक्सपर्ट्स गिवन दिस काइंड ऑफ अ थ्योरी दैट दिस इज वन ऑफ द स्टेप दैट वी आर गोइंग टूवर्ड्स द डिक्टेटरशिप, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द स्टेप दैट वी आर समवेयर ruining द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फॉर विच वी हैव established दिस कॉन्सेप्ट. हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज हमारे पास जो है कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, हमारे पास क्लासिफिकेशन है, हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, एंड देन वी प्रिडिक्ट पर्टिकुलर थिंग. सो दिस हेल्प्स इन प्रिडिक्ट likely outcomes in other countries and aids in developing robust theories based on the countries comparison, and that's it. Now there are only 2 other topics left into this chapter, which is going beyond Eurocentrism, and there's one more topic I'm not able to recall that one. So you can tell me in the comment section if you have any sort of a doubt. मिलेंगे हमारे next video में. Bye bye for now. Do check out my crash course in case you want to join it, and also check out the notes given in the description box. Bye bye for now.